मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का ये क्लिपिंग इसलिए दिखाया है कि हमारा देश में जो एक एलिमेंट है जो हमारे युवक को एक गलत दिशा में ले जाना चाह रहा है वो गलत है। और जो भी युवक इस दिशा में जाएगा मेरे हिसाब से वो फौज में आने लायक तो बिल्कुल है ही नहीं। अब जो एक अग्निवीर योजना जो है, मैं उसके ऊपर जो 2 मुद्दे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है वो है एक कि यार ये जो अग्निवीर है 4 साल के बाद इसका क्या होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी। पहले मैं देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में ये बोलना चाहता हूं कि जो बार बार मीडिया में आ रहा है कि फौज का क्या होगा। आप सब ने बटालियंस में नौकरी करी है, क्या एक 3 या 4 साल का जवान देश की करेक्शन आपकी बटालियन को संचालन करता था? तो उसका आंसर है नो। वो आप जो एक कार्यकर्ता थे, जो एक सीनियर एनसीओ, जेसीओ और ऑफिसर थे, वो पलटन को चलाते हैं। सिर्फ अग्निवीर कितने आ रहे हैं आप अगर लें तो सिर्फ 4 साल तक ही आएंगे। एक जवान भी 17 साल में रिटायर होता है, यानी कि टोटल जो अगर आपके पास 100% भी जब 4 साल के बाद हो जाएंगे तो सिर्फ 25% ही होंगे। और इस 25% में 1/4 तो रेगुलर मेन स्ट्रीम में आएंगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी फौज जो है वो कहां से उसमें ये एक भावना डाली जा रही है बाहर बैठकर कि फौज का क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला। ये फौज और अच्छी चलेगी, फौज यंग रहेगी तो और अच्छी तरह से संचालन होगा और ये हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। अब आता है इस अग्निवीर के ऊपर। मैं आपसे एक पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 17 साल में जिसने 10वीं क्लास पास करी है और वो 21 साल की उम्र में जब फौज छोड़ के जाएगा, हम उस 75% को ले रहे हैं जो कि फौज में इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके पास 11 लाख रुपए हैं। मेरी बेटी आज 7 साल से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, 1 लाख से ऊपर का कमा रही है। उसके पास 11 लाख नहीं, उसके 2 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में नहीं है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने आपने पड़ोस में ऐसे बच्चे देखे हैं जिसकी 20-21 साल की उम्र में 11 लाख रुपए के लेके बैठे हुए हैं? किसी के पास नहीं है। और अब मैं दूसरी चीज जो बोलना चाहता हूं इसके साथ ही वो ये है कि जो उसके पास जो पैसे उसको मिल रहे हैं 17-18 साल की उम्र में, अगर वो 7,000 रुपये भी घर भेजता है और 5 से 7,000 रुपया अपना घर के अपने पर्सनल खर्चे के ऊपर लगाता है और इस 4 साल में 2 साल कम से कम फील्ड या ऐसे अलाउंस एरिया में भी रहेगा तो वो कम से कम 7-8 हज़ार और सेव कर सकता है। तो कम से कम जब वो 4 साल के बाद जाएगा उसके पास 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। तो वो कहीं रोड के ऊपर गिरने वाला नहीं है। फिर ये जो भावना कि यार वो काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं आपको बताता हूं, मैं श्रीनगर बीबी कैंट में पोस्टेड था। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप सब जानते हो। 1 साल के कंट्रैक्चुअल उस पे आते हैं और जो मैंने मुस्तैदी के साथ उनको काम करते देखा है, मुझे उसमें कोई कमी पेशी नजर नहीं आई। तो ये हम क्यों ऐसी भावना डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 4 साल के लिए आया तो काम नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बल्कि ज्यादा अच्छा करेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने फौज में रहना है तो ही हैज टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसलिए ये भावनाएं आप अपने उसमें से निकाल दीजिए। दूसरी चीज जो लास्ट जो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है, देखो आज आप एक किसी नौजवान को करोड़ों अरबों रुपए दे दो, अगर उसमें सूझबूझ नहीं है तो उसको ही बर्बाद कर देगा। और सभी लोगों ने सुन भी लिया है। मैं चाहूंगा कि आपने और आपसे पहले जितने लोगों ने भी सब जिलों से बोला है, हमारे जिलाधिकारी लोगों को आप एक लिखित में भी दे देंगे तो इसको हम भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में भेज देंगे इसको। राजेंद्र सिंह राणा जी, सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर। जय हिंद सर। मैं एक्स सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह राणा, सचिव पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी, आज इस भीसी में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी सहित समस्त जिलों के पूर्व सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी सैनिकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपनी ये दूरगामी योजना युवाओं के लिए और इस भारत माता के लिए सोची है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें कई बातें आ रही हैं, लेकिन मेरा मानना है
और हम पूर्व सैनिकों का, पौड़ी वालों का मानना है कि जो युवा सेना में भर्ती होकर के एक अग्निवीर के तौर पर जाएगा, उसको फाइनेंशियल तो लाभ है ही है, साथ ही उसकी शिक्षा भी उसको पूरी रूप से मिल रही है। हाई स्कूल को इंटर का सर्टिफिकेट और इंटर वाले को कोर्स व डिग्री दी जा रही है। उसको घर आने के बाद वैसे तो 25% उनको सेना में लिया जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग घर आएंगे उनके लिए अन्य रास्ते भी खुले हुए हैं, जैसे कि पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ या अन्य जो भी गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, वो सारे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं और उनमें उन्हें 10% आरक्षण भी दिया जा रहा है। अभी आपने महिंद्रा ने कल ही मैं टीवी में देख रहा था, उन्होंने भी अग्निवीरों को सबसे पहले प्राथमिकता देने को कहा है और ये आगे मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि ये इनके लिए बढ़ता ही जाएगा। ये कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। भारत माता की सेवा करने का किसी को मौका मिलता है और आज इन युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि भारत माँ की रक्षा के लिए ये वर्दी धारण करेंगे और भारत माँ की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सेना में एक डिसिप्लिनेट आदमी हो जाता है, चाहे वो 16 साल या 17 साल की उम्र, एक उसमें डाइवर्ट होने की उम्र होती है, वो अच्छा भी बन सकता है या गंदा भी बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन युवाओं के लिए एक अच्छी सोच, एक डिस्टेंट आर्मी में भेजने की जो ये मुहिम छेड़ रखी है, ये बहुत ही वंदनीय है, सराहनीय है। धन्यवाद पौड़ी। बाकी सुझाव आप लिख के भेज दीजिए, हम लोगों के पास थोड़ी समय की कमी हो रही है। डीएम टिहरी पे। नमस्कार सर। सर हमारे साथ यहाँ पर देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सकलानी जी, एक्स सूबेदार मेजर हैं, ये अपनी बात रखना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं हरिद्वार की ओर से इस प्रोग्राम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सैनिक कल्याण मंत्री जी और सभी पूर्व सैनिक एवं जिलाधिकारी महोदयों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने पूरी बातों का निष्कर्ष कुछ न कुछ समाविष्ट कर दिया है, मैं केवल उत्तराखंड के बारे में कहता हूं कि हमारे जो पूर्व 4 साल के बाद जब घर आएंगे और उनको 11 लाख रुपए मिलेंगे, तो हमारे पहाड़ में 99% जमीन बंजर पड़ी हुई है, उसका सदुपयोग किया जा सकता, जैसे कि कोरोना पीरियड में अभी हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारी उत्तराखंड सरकार इस तरफ ऐसा ध्यान दे कि जो वहां से आउट किया जाएंगे उनको पहाड़ में कुछ जमीन देकर एक व्यवसाय के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। ये पहले भी मैंने सैनिक कल्याण मंत्री जी के द्वारा भी दिया है। इस पर हम लोग बिल्कुल विचार करेंगे क्योंकि हमारे प्रदेश स्तर का है ये मामला। ठीक, धन्यवाद आपका। मैम नमस्कार, मैं हमारे ओर से मेजर गोपाल सिंह रावत जी हैं, ये सैनिक कल्याण लीग के सैनिक लीग के अध्यक्ष हैं, तो वो बात करेंगे। ऑन है। जय हिंद। मैं मेजर रौतेला, एक्स सर्विस लीग जनपद नैनीताल का अध्यक्ष हूं। जो अग्निवीर योजना चलाई है भारत सरकार ने, यह खासकर उत्तराखंड जैसे युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। जो युवा आज बेरोजगारी के गार पर है, इस योजना से बहुत सारे युवा हमारे रोजगार मिलेगा उनको। अभी उसके साथ साथ में दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, उन्होंने सबने इसको अपनाया है, लेकिन ये युवा हैं, इनको ज्यादा समझ नहीं है और ऐसे असामाजिक तत्वों के बहकाव में ये लोग आ रहे हैं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम युवाओं को बताएं। और अभी उत्तराखंड में जो यहाँ पर एजिटेशन हो रहा है, मैं हल्द्वानी में जिला प्रशासन और पुलिस की वहाँ तारीफ करूंगा कि उन्होंने किस तरफ से इसको नियंत्रित किया। अभी जरूरत है हमको कि हम युवाओं को सिर्फ ये न बताएं कि केवल अग्निवीर 4 साल के बाद आप घर आ जाओगे, ये ना बताएं, बल्कि युवाओं को हम लोग ये समझाएं कि आपने जो 25% में सिलेक्शन होना है, उसमें अधिक से अधिक युवा उत्तराखंड के हों। अगर कमिश्निंग में, सेना में अधिकारी बनने में ज्यादा से ज्यादा युवा उत्तराखंड के आ सकते हैं, तो अग्निवीर यहाँ के युवाओं के लिए बहुत छोटी बात है और उस 25% में अधिक से अधिक युवा उत्तराखंड के आए। मेरा एक निवेदन है या सुझाव है। मेरा अनुरोध है कि बाकी सुझाव गर्ब्याल जी आप लिख के भिजवा दीजिए। मैं उत्तराखंड एक सर्विस
मैं लीग का प्रेसिडेंट हूँ, जो कि अभी 26 को ही हम इलेक्ट हुए थे। मैंने सभी अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सभी लोगों से इंटरेक्ट किया है ताकि उनके मन की बात, उनके सुझाव या जो ग्राउंड पर है वो सब वो हमें बताएं। काफ़ी सारे पॉइंट तो आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ ही गए हैं। इसमें चंद एक जो और बातें थी जो कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे जो उभर के आई और जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कोई शक किसी को नहीं है, क्योंकि जो फौज के जो मेन मुद्दे थे कि अपने फौज का जो प्रोफाइल है वो यंग रहे, तो इस स्कीम के द्वारा वो डेफिनेटली 100% अचीव होएगा, शक नहीं। दूसरा जो जिसके कारण ये आने की नौबत आई कि पेंशन बजट बहुत ज़्यादा होता जा रहा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इस स्कीम के द्वारा उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। ये दो चीज़ें जो फौज को परेशान कर रही थी वो हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। खाली इसमें जो इसकी मेथडोलॉजी है, जिस तरह से जो प्रक्रिया है और जो समय है, उसमें थोड़ा सा कुछ अगर हमारा सुझाव है कि उसमें अगर थोड़ा कुछ किया जाए तो ये बहुत अच्छी स्कीम चलेगी। जैसे कि आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक पर्टिकुलर चैनल से आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है। अब हम एक नया सिस्टम लागू कर रहे हैं इस फौज में भर्ती के लिए, और पहला सिस्टम एकदम बंद कर दिया है, दूसरे से अभी निकलना पानी शुरू नहीं हुआ है। उससे लेकर के थोड़ा असमंजस और थोड़ा कई ग्राउंड पे तैयारियां हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। दूसरा, अगर हम हायर उसकी चीज़ें देखें तो हमारी सेना में और फोर्सेस में काफ़ी थोड़ा चर्निंग सा चल रहा था। जैसे कुछ थिएटराइजेशन का चल रहा था, कुछ जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का चल रहा था, ऑप्टिमाइजेशन का चल रहा था, उसमें करीबन 15% स्ट्रेंथ कम होनी थी, करीबन 2 लाख कम होने थे। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियस चल रही थी, परंतु कोरोना के कारण वो 2 साल से उसमें थोड़ा वो गति नहीं आ पाई, और वो अभी अब जो क्लियर हुआ है इसमें वो चीज़ें आएंगी, और ये चीज़ अभी एकदम आ गई है। तो इससे थोड़ा सा लोगों में थोड़ा डाउट सा, थोड़ा असमंजस सा वो बना हुआ है। तो इसमें सुझाव हमारा ये है कि इस स्कीम को फेज्ड मैनर में शुरू करें। जैसे सुझाव कई आए कि जो भर्तियां जो चालू हो रखी थी वो भी चलता रहे, जो चल रहा था उसमें चलता रहे, और ये नई जो स्कीम है इसको धीमे धीमे शुरू किया जाए। मे भी 2 साल के लिए इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स में भी 5,000 10,000 अग्निवीर के थ्रू आप शुरू करें, ताकि ये जो सिस्टम चल रहा है, जो स्टैब्लिश सिस्टम है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, और ये नए सिस्टम में जो परेशानियां आए, जो कुछ दिक्कतें आए, उसको सॉर्ट आउट करें। मालूम है कि आगे हमको 46,000 करने हैं, तो अभी जो हमारा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम 2 साल में और बना ले, सब ठीक ठाक कर ले, अपने प्रोसीजर्स, अपने सिस्टम्स को ठीक से कर ले, उसके बाद हम इसको शुरू करें। ये तो रहा इनको शुरू करने का। अब दूसरा जो एस्पिरेंट्स का सबसे ज़्यादा जो दिक्कत उनको लग रही है कि 4 साल के बाद क्या, जो उनको पे पैकेट मिल रहा बहुत अच्छा, सर्विस में रहते हुए बहुत अच्छा, उनके लिए जो डिसेबिलिटी है या कुछ कोई इस तरह हादसा हो जाता है तो उसके लिए सब वो चीज़ें केटर्ड है, बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु उसको जो 4 साल के बाद का जो है वो उसको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उसके लिए जो सुझाव उभर कर आया है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसको अगर एड्रेस किया जाए तो वो अच्छा रहेगा। उसमें क्या हो सकता है कि अभी हमने देखा बहुत सारी एजेंसीज, हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, सब लोगों ने बहुत खुले मन से आकर के बोला कि हम इनको एडजस्ट करेंगे, उन्होंने बोला रिजर्वेशन देंगे। उसको भरोसा थोड़ा इसमें उतना नहीं हो पा रहा है। उसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच का मेरा ये सुझाव है कि एक एजेंसी जो है ये 2 साल में जो अभी ये चल रहा है, जिसमें हम थोड़े से अग्निवीर को हम लेंगे, वो जो एजेंसी जो बोल रही हैं वो इन रिजर्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताएं कि मैं इस साल में 20 लूँगा, 50 लूँगा, 100 लूँगा, और वो ये इंटीग्रेटेड वाला जो एक सिस्टम हो उसके पास वो सब आ जाए। जब ये 4 साल के बाद जाने वाला हो तो उसको उस समय एक लैटरल इंडक्शन के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि उसको जब जा रहा है उसको एक चिट्ठी दे दी जाए और उसको विदिन 6 मंथ्स में एश्योरेंस उसको मिले कि तुझे कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वो जाएगा, फिर कहीं फॉर्म भरेगा, फिर दौड़ेगा, जबकि ये तो हमने भी 4 साल पहले इसको टेस्ट किया था, फिजिकली टेस्ट किया था, मेंटली टेस्ट किया था, और पूरे 4 साल में वो टेस्ट होता रहा तो एकदम फिट है वो।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम सीधे लेट से असम राइफल में जाना है, असम राइफल ने बोला मैं इस 6 महीने में 50 लोगों को ले सकता हूं, तो जो ये जा रहे हैं बाहर उनमें फर्स्ट 50 को असम राइफल के लिए वो जब जा रहा है यूनिट से उसको पकड़ा दिया जाए, चिट्ठी ये लो तुम फलानी तारीख असम राइफल में ज्वाइन करो, वो बहुत खुशी खुशी जाएगा और यहाँ पर भी रहेगा। उसको मालूम है कि मेरा जो सिक्योरिटी मुझे चाहिए थी वो मिल रही है, तो वो देश के लिए कुछ भी करेगा, जुनून उसमें पूरा रहेगा सर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम उसको बोलेंगे 4 साल के बाद तू चला जा, तो एक असमंजस में जो है वो, तो उसको लेटरल इंडक्शन ना कि रिजर्वेशन, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, हम लोग भेज देंगे भारत सरकार को भी और राज्य में भी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सैनिक कल्याण मंत्री महोदय, हमारे जनरल साहब, एसीएस मैडम, साथियों, सर मैं सिर्फ एक नया पॉइंट ऐड करना चाहता हूं जो अभी तक आए हैं। वो ये है कि दुनिया के 11 देशों में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है और इस रोल में इजराइल सबसे आगे है। आप सभी जानते हैं दुनिया में टेररिज्म से अफेक्टेड मोस्ट अफेक्टेड कोई कंट्री है तो वो इजराइल है, और हम भी पीछे नहीं, आपको पता है। हमारे देश के ऊपर भी इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेज हैं और पिछले 80 से लगभग हम लोग आतंकवाद से ग्रस्त हैं, तो ये जो थॉट है कि हर आदमी कहीं ना कहीं एक कंपलसरी मिलिट्री सर्विस कहीं 2 साल की है, कहीं 1 साल की है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम उस दिशा में जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको ऑप्शन भी एकदम कंपलसरी नहीं है, ये जो जाना चाहेगा वही तो अग्निवीर बनेगा जो एग्जाम देगा। तो 1/4 जो बहुत अच्छे हैं आर्मी ने ले लिया अंदर, बाकी 3/4 पे ऑप्शन है कि वो कहाँ आगे जाना चाहते हैं, पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं, प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं। महिंद्रा आगे आ गया, ऑफर कर रहा है, और आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो इसका मतलब जो बाकी सभी फील्ड में हमारे अग्निवीर जाएंगे तो वो मिलिट्री ट्रेंड होंगे और वो देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। धन्यवाद जी। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। आज आप सबके बीच में जो अग्निवीर योजना आई है उसके संबंध में, चूंकि आप लोगों ने संपूर्ण जीवन माँ भारती को समर्पित किया है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगाया है, भारत की सुरक्षा के लिए लगाया है, वीर्य, शौर्य और पराक्रम आप सब लोगों की पहचान है। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे अभी जिनको आप सुन रहे थे और जिन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सेना में ही शुरू किया, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे जनरल सबरवाल साहब, हमारे डीजीपी साहब जनरल असवाल साहब, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण। भंडारी जी, अब सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे सभी जिलों में वहाँ रौतेला जी से लेकर, कार्की जी से लेकर, मोहन सिंह जी से लेकर तमाम लोग, रुद्रप्रयाग से लेकर बागेश्वर तक, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, सभी को मैं लगभग मैं सबको जानता हूँ। और एक अच्छा, सब लोगों के बीच में से बहुत अच्छे सुझाव भी आए, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे अभी गणेश जोशी जी ने भी कहा और आप लोगों के बीच में से भी जो बात आई, वास्तव में उत्तराखंड में जो है, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, वो कूट कर भरा है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय का जिस प्रकार से आपने स्वागत किया है, और मैं एक बात और बताऊं कि मुझे आप सबके बीच में आकर ये लगता है कि मैं अपने अभिभावकों के बीच में हूँ। जब भी मैं सेना के लोगों के बीच में होता हूँ, अपनी बात रखता हूँ या उनके किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मुझे ये कतई नहीं लगता कि मैं कोई मुख्यमंत्री के रूप में आ रहा हूँ या मैं कोई नेता के रूप में आ रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता है मेरे सारे लोग मेरे गार्जियन हैं, मैं अपने गार्जियनों के बीच में हूँ। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी निर्णय आज तक लिए हैं, 2014 से लेकर अब तक, सारे के सारे निर्णय उन्होंने देश हित में लिए हैं। उन्होंने देश के उन लोगों के लिए निर्णय लिए हैं जो अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन सब की चिंता की है। अगर आप सब लोगों के लिए भी देखें, तमाम निर्णय लिए हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। 1 रैंक और 1 पेंशन कितने सालों से रुका हुआ था,
वो निर्णय लिया, भले ही जो है उसमें आगे चलकर और भी निर्णय होंगे, लेकिन एक निर्णय लेने का काम उन्होंने किया। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो लोग सेना में काम करते हैं उनके पैर गल जाते थे, वो बर्फ का कीड़ा लग जाता था, मैंने देखा था उनको। आप लोगों में से भी सबको जानते होंगे, मैंने देखा कि कई लोगों के पैर काटने की नौबत आ जाती थी। अच्छे बूट नहीं होते थे, अच्छी जैकेट नहीं होते थे, अच्छे उनके पास उपकरण नहीं होते थे। वो सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुए। देश की गरीब जनता को, देश की आम जनता को, सामान्य जनता को सुविधाएं देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। देखिए, मैं सैनिक का पुत्र होने के नाते सेना से मेरा बड़ा लगाव रहा, और मैं भी जब ये योजना आई थी तो मैं एक बात जरूर सोच रहा था, मैं आपको बताऊं मैडम, यहाँ पर मैं आप लोगों को बुलाया तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसा तो नहीं कि अब ये अग्निवीर आ गया तो वो जो हमारी पूरी जो सिपाही हमारे भर्ती होते हैं और ऑनरी कैप्टन तक जाते हैं वो खत्म तो नहीं हो जाएगा। सब मेरे मन में विचार आया है। लेकिन फिर मैंने अभी यहाँ पर भी देखा और मैंने सोचा, अरे मैंने कहा 25% लोग तो उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो 75% रह जाएंगे उनको अर्धसैनिक बलों में, किसी को बीएसएफ में, किसी को सीआरपीएफ में, किसी को एसएसबी में, किसी को आईटीबीपी में, किसी को हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस में, अन्य स्थानों पर हर राज्य उसको आगे लेकर आगे करेगा। और हमारे उत्तराखंड की बड़ी खेप जाएगी, देश की बड़ी खेप जाएगी। सारे लोग जो है सेना को देखेंगे नज़दीक से। दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार का काम चलता है कि वहाँ का हर नागरिक सैनिक होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है ध्यान में रख के मोदी जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। ये बात जरूर है कि आप लोगों के बीच में से कुछ अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, और उन सभी सुझावों पर हम लोगों ने बिल्कुल लिखित रूप से, हमारे सैनिक कल्याण के सचिव भी यहाँ पर हैं, सारे जिलाधिकारियों से भी मैं कहूँगा कि वो चूँकि कुछ लोगों को हम लोग नहीं भी सुन पाए, चूँकि पहले से कार्यक्रम कुछ निर्धारित थे, और मेरा मन तो था कि आप लोगों के साथ कम से कम 4-5 घंटे बैठकर इसमें एक एक की बात सुनते हम लोग, और जिनकी बात में नहीं सुन पाए हम लोग, मैं सभी जिलाधिकारियों से कहूँगा कि उनके सारे जो भी ज्ञापन हैं, जो उन्होंने अपनी बातें करी हैं, अच्छी बातें करी हैं, सुझाव भी दिए हैं और योजना को एप्रिशिएट भी किया है, दोनों चीज़ें जो हम लोग रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे, यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, और हमारा प्रयास भी होगा। जैसे इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी आई हैं कि जो भर्ती चल रही है उस भर्ती के बारे में ज़रूर मैं बात करूँगा कि जो भर्ती पहले से हो गई है, जिनके रिटर्न एग्ज़ाम हो गए हैं, वो सारी चीज़ें सारी कंप्लीशन हो गया है उनका, तो उस बारे में हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे। और आप लोगों ने जो यहाँ पर अपने विचार रखे हैं, इस मंथन से अवश्य ही अमृत निकलेगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, बड़े महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 100 से ज़्यादा की संख्या है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाया है। और जिलों में भी जो लोग हैं, मैं अधिकांश लोगों को जानता हूँ, चाहे वो उत्तरकाशी से हमारे मेजर साहब दे रहे थे, या हमारे चमोली वाले दे रहे थे, या हमारे ऊधम सिंह नगर से दे रहे थे, सभी लोगों को लगभग मैं जानता हूँ। और आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, आप सब लोग क्रीम हैं। और जो आज हमारे बीच के ही कुछ नौजवानों को, हमारे बीच के हमारे घर के बच्चों को जो बरगलाने का काम हो रहा है, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम हो रहा है अनावश्यक रूप से। हम इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ सेना ने हमेशा समाज की ढाल बन के काम किया है, देश की ढाल बन के काम किया है। और इस समय भी हमने देखा कि ऐसे समय में भी आप लोग सब लोग आगे आए हैं। और उत्तराखंड के अंदर जो अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि, और वहाँ से हमारे रौतेला साहब कह रहे थे, हल्द्वानी से रौतेला साहब वहाँ बैठे हैं, दिख रहे हैं मुझे, तो उन्होंने भी कहा कि इसमें ऐसे सामान्य जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, वो नहीं आए, वो जो भी आए पॉलिटिकली जिनको लाया गया या जिनको बरगलाया गया, वो लोग आए हैं। और देश के बारे में देखिए, देश के अंदर इस आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव में हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की आज़ादी से लेकर जो 75 साल हुए हैं, उन 75 सालों में से 55 सालों से ज़्यादा समय तक किसका शासन रहा है और देश के अंदर क्या हुआ है।
आज मोदी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है। मोदी जी जो भी सोचेंगे वो देश के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो एक मैं कहूँ तो कर्मयोगी हैं। उन्होंने अपना कोई घर नहीं बसाया है, अपना कोई परिवार नहीं बनाया। उनके लिए तो संपूर्ण हिंदुस्तान अपना परिवार है। तो परिवार को ध्यान में रखकर जो है कि कैसे परिवार बढ़ेगा। कुछ लोग हैं जो आज अपनी पार्टी का फायदा देख रहे हैं, अपना पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि वो हमारे देश के साथ नहीं बल्कि हमारे दुश्मन देशों के साथ हो। उनका व्यवहार इस प्रकार का हो रहा है। ये बहुत सोचने का विषय है कि कोई लोग इसमें, ठीक है, योजना के बारे में आप अपने सुझाव दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, रक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया है, हमारी सेना के तीनों लोगों ने, तीनों सेनाध्यक्षों ने जो है, सेनाध्यक्ष और हमारे जो है, जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया है। ठीक है, कुछ बातों पर सुझाव होना चाहिए, कुछ बातों पर बात होना चाहिए, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध होना ये अच्छी बात नहीं है। कि केवल हम इसलिए विरोध करेंगे कि ये काम मोदी जी कर रहे हैं, केवल ये काम इसलिए करेंगे कि ये सरकार कर रही है। तो इस प्रकार की जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता को आप सब लोगों ने एक्सपोज करना है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, जितने युवा हैं, ये बात सही है कि आपने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को निश्चित रूप से हम एक एक को कंपाइल करके भेजेंगे। लेकिन यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को, जो लोग आज थोड़ा सा भी हमारे कहीं को जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको भ्रम में लाने की स्थिति हो रही है, उन सबको समझाने का काम, उन सबको सही रास्ते पर लाने का काम, और जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, जो हमारा हिमालय पूरे हिंदुस्तान को दिशा देने का काम करता है, पूरे देश को जो है एक ऊर्जा देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है, वहाँ से अच्छी हवा जाएगी तो पूरे देश के अंदर अच्छी हवा चलेगी। और एक जिसके बारे में हम कल्पना करते थे कि हम दुनिया को दिशा देने वाला देश बनेंगे, गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत का निर्माण करने के लिए मोदी जी आज जो है हमको नेतृत्व दे रहे हैं। तो हमको निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, और उनको कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम जो आप करते आए हैं अभी तक, जितनी बार भी हो रहा है, आप लोग हमेशा मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। आगे भी आप सब लोग इसी प्रकार से खड़े रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आगे आकर ऐसे समय में सभी को रोकने का काम, थामने का काम, उनको एक सही दिशा में लाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।